यस बच्चों, थर्मोडायनामिक चैप्टर हम कर रहे थे। थर्मोडायनामिक के अंदर बच्चों हमने दो टॉपिक किए थे। सबसे पहला लेक्चर 1 हमने किया था, फिर लेक्चर मैंने 2 करवाया। लेक्चर 1 के अंदर बच्चों हमने ज़ीरोथ लॉ के बारे में पढ़ा था एंड वर्क डन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 2 में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक का। लेक्चर 3 के अंदर बच्चों आज हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो उसके लिए बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स हैं। एक मैंने आपको ये पहले करवाया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। यस बच्चों, स्पेसिफिक हीट क्या कैपेसिटी क्या होती है। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस जिसका मास 1 ग्राम है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम मास की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है ना। स्पेसिफिक हीट हमने किया हुआ है, क्या था? स्पेसिफिक इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड 1 ग्राम मास टू रेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट की बच्चों जो वैल्यू होती थी वो होती थी, तुम्हें पता है डी क्यू किसके इक्वल होता था? एम सी डी टी होता था। सी क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन एम डी टी। तो ये जो सी होता था इसको बोलते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। अब इसको हम एस के साथ भी डिनोट करते थे पहले। आप इसको सी के साथ डिनोट कर लो, चाहे आप इसको एस के साथ डिनोट कर लो। इसी के अंदर बच्चों एक और होता है मोलर्स हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर बच्चों क्या होता है? ये हीट कैपेसिटी ही होती है। यहाँ पर जो मास होता है, मास की जगह यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चों मोल। ठीक है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो जितनी हीट हमें चाहिए इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। यस बच्चों, क्लियर यहाँ तक? यानी मास की जगह अगर मोल्स हो जाएं, गैस के अंदर हम बेसिकली मोल्स कंसीडर करते हैं, मोल्स कंसीडर करके हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। यस बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एज यू नो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस गैस इक्वेशन के अंदर P जो होता है बच्चों वो प्रेशर होता है। आपको पता है P अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस कहलाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हमारा V वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा। इसको बोलेंगे बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, यहाँ तक। इसके बाद ये दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है
इसके बाद बच्चों दो प्रोसेस और होते हैं। एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, जिसके अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती। हीट एक्सचेंज ना होने का मतलब होता है डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बाद बच्चों एक प्रोसेस और होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो पहली चार कंडीशन किसी में सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब हमने बच्चों वन बाय वन इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एंड एज वेल एज फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस से। अगर मैं बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, तो फर्स्ट जो कंडीशन है इसकी आइसोबैरिक प्रोसेस की कंडीशन क्या होती थी बच्चों? प्रेशर क्या रहता था आइसोबैरिक प्रोसेस में? कांस्टेंट रहता था। अगर बच्चों प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है आइसोबैरिक के अंदर। तो इसके बाद मैं इसकी प्रोसेस इक्वेशन आपको बताता हूँ। अगर मैं इसकी प्रोसेस इक्वेशन की बात करूँ तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये आपको पता है। अगर मैं इसमें बात करूँ सॉरी कि प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों? T हो गया। आई कैन राइट V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, आई कैन ऑल्सो राइट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये मेरे पास इसकी प्रोसेस इक्वेशन हो गई। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं आएगा। तो आप इनको वन बाय वन आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह सारे प्रोसेसेस को समझना है। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास पीवीटी डायग्राम्स। इनकी डायग्राम्स बनानी है मैंने। बच्चों हमने हमारे पास गैस के अंदर ये तीन वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मेनली। अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करता हूँ, इनमें मैं डिफरेंट में ग्राफ बनाता हूँ। मैं पी वी में बना लेता हूँ, वी टी में बना लेता हूँ, और किस में बनाए? पी टी में बना लेते हैं। और कुछ बचा है? हाँ, और कुछ बचा है? पी वी में बना लिया, वी टी में बना लिया, पी टी में बना लिया। यस, ये तीन ग्राफ हमारे पास बनते हैं। इसके अंदर अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट की बात करता हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है हमने। प्रेशर की वैल्यू फिक्स रखनी है। अगर प्रेशर की वैल्यू फिक्स रखनी है तो ये वाला ग्राफ बच्चों कैसे बनेगा? फिक्स वैल्यू है प्रेशर की, वॉल्यूम इंक्रीज करें या डिक्रीज कर सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, इधर को भी बन सकता है। इसमें V प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। इट मींस ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके अंदर पी टी ग्राफ की बात करता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, तो प्रेशर कांस्टेंट ऐसे बन जाएगा। ये ग्राफ्स हो जाएंगे। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पॉइंट है जिसको बोलते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो डी यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डी टी, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। बच्चों इसके अंदर इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन है वो आपको भी पता है, वो टेम्परेचर का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी चेंज होती है विद चेंज इन टेम्परेचर से। तो उस पर
अगर टेम्परेचर चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी तो एज इट इज रहेगी, यही फॉर्मूला रहेगा। यस बच्चों, इसके बाद मैं बात करता हूँ वर्क डन की। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला पता है, पी डी वी इंटीग्रेशन V1 से V2, ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों। इसके अंदर तुम्हें पता है कि हमें आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे उसे, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, V1 से V2, ये इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा। अब P तुम्हें पता है, ये इंटीग्रेशन, ये सांप का साइन D से खत्म हो जाता है, तो यहाँ V रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा V1 से V2, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, P V2 माइनस V1, इसको हम P डेल्टा V भी बोल देते हैं। ये वर्क डन किसके लिए निकाल लिया हमने, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए निकाल लिया। इसके बाद सिक्स्थ वाला बच्चों, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, FLTD मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगर मैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करूं, मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बताया हुआ है, एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है बच्चों, यहाँ पर कोई गैस है या कोई भी सिस्टम है, मैंने मान लिया, अगर मैंने इसको हीट दी क्यू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है ये हीट दो सेगमेंट में यूज होगी। एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा इस सिस्टम पर वर्क होगा। तो यानी जो आप हीट दोगे दैट विल यूज इन टू सेगमेंट, फर्स्ट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड some part is used to perform the work done। increase in internal energy मतलब डेल्टा U, change in temperature होगा, प्लस वर्क डन। तो ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होता है, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है। अब इसके अंदर बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर, अगर मैं इसको, इसकी एक फॉर्म और भी होती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हमारी मर्जी है, आपने कौन सी फॉर्म इसकी लिखनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है, हीट। हीट का फॉर्मूला बच्चों कितना है हमारे पास, Q इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू, मान लो डी क्यू हमारे पास हीट है, डी यू इंटरनल एनर्जी बच्चों कितनी है हमारे पास, F बाई टू एन आर डी टी है, प्लस वर्क डन हमारे पास कितना है, अगर डी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो स्मॉल लिख लो, तो पी डी वी लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने डी की फॉर्म में लिखना है तो वर्क डन यहाँ डी की फॉर्म में लिख लो। हीट को मैंने डी क्यू लिखा है, तो इंटरनल एनर्जी मेरे पास कितनी है बच्चों, एफ बाई टू एन आर डी टी है, वो लिख ली। वर्क डन हमारे पास कितना है, पी डी वी की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ अगला स्टेप, ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से हीट निकाल ली हमने। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट की बच्चों, स्पेसिफिक हीट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और ध्यान से करने वाला कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला मैंने अभी बताया, डी क्यू अपॉन एन डी टी, ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब मैं अगर इसके अंदर बात करूं, मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर से, यस बच्चों देखो, इसके अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट की, तो अगर आप देखो यहाँ पर C इज इक्वल टू, ये जो C होता है ना स्पेसिफिक हीट बच्चों, ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अब कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, यानी ये CP का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है, डी क्यू की वैल्यू है एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस पी डी वी।
अपॉन एन डी टी एज इट इज। तो Cp कितना आ गया बच्चों, इसको आप अलग अलग कर लो, F/2 NR dt बाई एन डी टी प्लस पी डी वी बाई एन डी टी। ये चीज़ यहाँ आ गई, एन से एन कट गया, डी टी से डी टी कट गया, तो सी पी इज इक्वल टू F/2 R आ गया। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको देखो आप, यू नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये आपको पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, बिल्कुल होता है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज कितना आ जाएगा, डी वी एन आर, एन आर, एन आर, एन आर टेम्परेचर डी टी आ गया। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ पी डी वी अपॉन एन डी टी, तो वो बच्चों कितना आ जाएगा, आर, यानी आई कैन पुट हेयर पी डी वी अपॉन एन डी टी की जगह आर। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ पर आ गई हमारी बच्चों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू आई है ये कांस्टेंट प्रेशर पर आई है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज़ होगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको आप एक बार फॉर्मूले को लर्न भी कर लो बच्चों। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर F/2 प्लस 1 इंटू आर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है 8th वन, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आपने सॉलिड्स के अंदर बल्क मॉडुलस पढ़ा ही हुआ है, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर डीपी चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस है, यू नो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन प्रेशर कितना हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन प्रेशर जीरो हो गया तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए हमारे पास, इसके लिए बल्क मॉडुलस हो जाएगा जीरो, राइट बच्चों। अगर इसके लिए बल्क मॉडुलस जीरो हो गया बच्चों तो हमारे पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होता है, कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/0 यानी इन्फिनिटी। क्लियर बच्चों, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसके अंदर आप अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हो। क्लियर, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद इसको मैं रब कर रहा हूं, एक मिनट बच्चों। यस बच्चों, अगला प्रोसेस जो है, सेकंड प्रोसेस, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब बच्चों क्या होता है, अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस बच्चों, अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारी पास क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन, कंडीशन 1 हो गया। दूसरा हमारे पास क्या था, प्रोसेस इक्वेशन। अगर मैं बच्चों इसके प्रोसेस इक्वेशन की बात करूं तो यू नो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, यानी P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दिस इज योर प्रोसेस इक्वेशन हो गई है बच्चों। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक। अगला हमारे पास है थर्ड, थर्ड क्या था बच्चों, इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डी यू, डी यू इज इक्वल टू N/2
यस बच्चों, डी यू इज इक्वल टू N/2 FR/dt। डी यू इज इक्वल टू N/2 FR/dt, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में तो चेंज हो ही रहा है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा। ये बच्चों बस एक ही प्रोसेस में चेंज होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। फोर्थ इक्वेशन, अगर मैं फोर्थ इक्वेशन की बात करूं, फोर्थ हमारे पास क्या था बच्चों, वर्क डन। यस, वर्क डन क्या होता था, वर्क डन क्या था हमारे पास, पी डी वी था बच्चों। यस, अगर वर्क डन हमारे पास पी डी वी था, तो अगर आपको पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। अगर मैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखूं, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होगा। ठीक, अगर डी क्यू जो है हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी अगर वर्क डन जीरो होगा। क्लियर बच्चों यहां तक, यानी जो हीट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, यूज टू इंक्रीज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी बच्चों इसके अंदर ये कह रहा है कि जितनी हीट आप सिस्टम को दोगे, उतनी हीट किस में यूज हो जाएगी, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगी, गैस का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगी। यानी यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है बच्चों, सारी की सारी हीट, जितनी हीट दोगे वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगी। ठीक बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला मेरा पॉइंट जो है वो है सेवंथ पॉइंट। यस बच्चों, सेवंथ पॉइंट है हमारा, एक हमारी पीवी डायग्राम रहेगी सिक्स्थ पॉइंट नंबर से। पीवी डायग्राम्स रहेगी, पीवीटी डायग्राम्स, वो बनानी थी हमने। पीवीटी डायग्राम्स रहेगी, वो बना देते हैं। पी वी कोई भी बनवा लो बच्चों इसमें डायग्राम, वी टी की बना लो, और कौन सी बनेगी, पी टी की बन जाएगी। अगर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चों, यस अगर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चों, तो वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, T था। तो इसकी जो डायग्राम्स बनेगी वो कैसे बनेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट मैंने रखना है, तो मैं कैसे रखूंगा, एक वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू ऐसे होगी, इसके अंदर ऐसे होगी, PT तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो आप इसके अंदर मुझे क्वेरीज भेज सकते हो। आगे हमारे पास देखो, अगला जो पॉइंट था बच्चों वो था स्पेसिफिक हीट का था। अगर मैं बच्चों स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, डी क्यू अपॉन एन डी टी फॉर्मूला था। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट अगर जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिख रहे हैं, तो डी क्यू हमारे पास हीट कितनी थी, F/2 NR/dt थी बच्चों। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर लो, F/2 NR/dt। वर्कडन तो इसके अंदर जीरो होता था, आपको पता है, ये NDT, ये NDT से कट गया तो ये बच गया F/2R। यानी ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर आ गई, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी आ गई, F/2R आ गई है। क्लियर बच्चों यहां तक, ठीक, यहां तक अगर यस, चले आगे बच्चों, फिर इसको मैं रब कर रहा हूं।
7th नंबर पॉइंट हो गया। अब हम 8th नंबर पॉइंट कर रहे हैं। 8th नंबर पॉइंट के अंदर हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो है बल्क मॉडुलस। बच्चों अगर मैं बात करूं बल्क मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है -dp/dv/v। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, इनडिफाइंड हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा जीरो। मींस अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आपका जो कंप्रेसिबिलिटी है, चीज़ों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये तो सिंपल सी बात है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना। पत्थर है, उसको आप अगर पकड़ के प्रेस कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज़ीरो है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको कोई? ओके। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे पास रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी की बात करूं। बच्चों सीवी कितना आया, F/2 R आया। सीपी कितना था, F/2 +1 × R था। ये दो फॉर्मूले थे हमारे। अब इन दो फॉर्मूलों की अगर मैं बात करूं, मुझे सीपी सीवी में रिलेशन चाहिए। तो अब देखो आप, सीपी मुझे देखने में बड़ा लग रहा है सीवी से, तो मैं सीपी माइनस सीवी कर देता हूं। अगर मैं सीपी माइनस सीवी इसको करता हूं तो मेरे पास बच्चे जो रिलेशन आएगा यहाँ पर F/2 +1 × R -F/2 × R, ये कट जाएगा तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R आ जाएगा। CP इज इक्वल टू CB प्लस R हो गया। यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस मोलर गैस कांस्टेंट। यानी आई कैन से सिंपली Cp इज ग्रेटर देन Cv, क्योंकि जो Cp है वो Cv के अंदर कुछ वैल्यू प्लस करने से आता है। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, हेंस वी कैन से दिस। बच्चों पेपर के अंदर कई बार एक तो Cp और Cv रिलेशन आता है, इसको मेयर फॉर्मूला भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेयर फॉर्मूला। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कई बार पेपर में इसको कंसेप्चुअली प्रूव करने के लिए आ जाता है। ये तो न्यूमेरिकली है बच्चों। अगर मैं कंसेप्चुअली अगर इसको प्रूव करता हूं तो कंसेप्चुअली के अंदर देखो, हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस था बच्चों, और एक हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस था। आइसोबैरिक और एक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर कांस्टेंट होता था तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता था तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके बाद अगर मैं आगे फर्दर बात करूं, हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता था। यहाँ पर भी हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, बाय FLTD। बच्चों अगर आप देखो इसके अंदर, अगर वॉल्यूम जब जीरो होता था तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर तो ये फॉर्मूला एज इट इज लगेगा, लेकिन यहाँ पर वर्क डन जीरो होने की वजह से जो हीट सप्लाई टू द सिस्टम वो किसके इक्वल हो जाएगी,
इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप जितनी हीट सिस्टम को दोगे वो उतनी ही हीट, सारी की सारी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए यूज होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो सिस्टम को जब हम हीट देंगे वो हीट दो सेगमेंट में यूज होगी। एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज होगी, और बाकी जो हीट है वो कहाँ पर यूज होगी बच्चों, वर्क डन के अंदर यूज होगी। यानी यहाँ पर जो आप हीट दोगे वो दो सेगमेंट में यूज हो रही है, यहाँ पर जो हीट दोगे वो डायरेक्टली एक ही सेगमेंट में यूज हो रही है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मैं बच्चों बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट के अंदर स्पेसिफिक हीट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1 ग्राम मास का सब्सटेंस 1 ग्राम मास है, उसका टेम्परेचर अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब बच्चों इसके अंदर जो हमने हीट सिस्टम को दी है, अब यहाँ पर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है। अगर यहाँ पर आप हीट दोगे वो हीट कुछ इसमें यूज हो जाएगी, कुछ इसमें यूज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आप हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगी डायरेक्टली। तो यहाँ पर जितनी हीट दे रहे हो उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर हीट हमें कम देनी पड़ेगी, यहाँ स्पेसिफिक हीट कम होगी, यहाँ स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी। अगर आपने बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट दो सेगमेंट में यूज हो रही है, एक इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और एक वर्क डन को। तो हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको लिख सकता हूँ, इन आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हीट ऑल सप्लाइड हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज, yes, all supplied heat energy is used to increase the temperature of the given substance। ठीक, सो यहां तक क्लियर है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस ओनली। लेकिन इन आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर ऑल हीट सप्लाइड हीट ऑल सप्लाइड हीट यूज्ड इन टू सेगमेंट, तो यहां पर तो दो सेगमेंट में हीट यूज होगी। सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी and some part is used to perform work done। ठीक, यहां आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर कुछ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर यूज होगी और कुछ हीट जो है वर्क डन के लिए यूज होगी। तो सो वी कैन से, सो यहां पर लिख सकते हो, सो वी कैन से specific heat at constant pressure is more than specific heat at constant volume। ये बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिकली भी प्रूव करवा दिया। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली इसको मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम्स के लिए, ये पेपर में आ सकता है। एक टॉपिक मैं छोटा सा आपको और बता देता हूँ बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ।
बच्चों एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट रेशियो इज कॉल्ड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी होती है, F/2+1 × R होती है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम F/2 × R होती है। तो ये 1+2/F हो गया। तो गैमा इज इक्वल टू 1+2/F। एफ गैमा होता है स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट रेशियो होती है। और ये F होता है, इसको बोलते हैं बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एज यू नो फॉर मोनो अटोमिक, अगर कोई मोनो अटोमिक गैस है, मोनोटॉमिक का मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, ऐसी कोई गैसेस हैं, तो उसके लिए एफ की वैल्यू बच्चों 3 होती है। तो 1+2/3, तो ये मेरे पास बन गया 5/3 यानी 1.6। इसी तरह फॉर डाया अटोमिक गैस के लिए अगर मैं बात कर दूं, डायाटॉमिक गैस के लिए N2H2O2 ये गैसेस हैं, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो 1+2/5, तो ये हो जाएगा 7/5 यानी 1.41। इसी तरह बच्चों पॉलीट्रॉपिक के लिए हमारे पास पॉलीट्रॉपिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 6। तो गैमा कितना आ जाएगा, 1/2/6 4/3 यानी हमारे पास 1.33। तो मैं बच्चों आपको ये बता रहा हूँ इसके अंदर जो गैमा मोनो का है, गैमा डाई का है, गैमा पॉली का है। गैमा जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है वो है मोनो का, सबसे ज़्यादा आता है बच्चों, फिर गैमा आता है डाई का, फिर गैमा आता है पॉलीट्रॉपिक और ट्राई का, इसको इसको बोल देते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले 2 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने 2 प्रोसेसेस कंप्लीट किए हैं, इसके अंदर भी 1-2 टर्म्स और हैं बच्चे, वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप ये लेक्चर अटेंड करो, और अगर आपको कोई क्वारीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कोई भी, आपको अगर कोई क्वारीज आती है तो इस पर आप कोई भी क्वारी सेंड कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय, थैंक्स।